बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम जहानों का मालिक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। लाखों करोड़ों दरूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो तख्लीक वजह कायनात हैं, जो रहमतल लिल आलमीन है। बेटा, आज हमने बीएस फर्स्ट टर्म फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम में से एक इंतहाई अहम टॉपिक डिस्कस करना है, रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। देखें, रिलेशनशिप बिटवीन के पी एंड के सी। आपको जो बुक रिकमेंड कर दी गई है उसमें आपने ये सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ी हैं, लेकिन मैं इसको आपके याद रखने में आसानी के लिए अपनी तरतीब से थोड़ा सा लिख रहा हूँ। किताब में उसने डायरेक्ट यहाँ से बात शुरू की है, लेकिन जब आपको ये वाला टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है तो आपके माइंड में ये दोनों इक्वेशनें होनी चाहिए। मैंने इसलिए ये साइड पे लिखी हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 के पी और इक्वेशन नंबर 2 के सी, ये आपके माइंड में होनी चाहिए कि हमने इन दोनों को रिलेट करना है। ये स्टार्ट में नहीं लिखनी है आपने, ये सिर्फ आपके माइंड में हो, बैक एंड में हो। के पी क्या है? के पी जो है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट L रेज टू पावर L है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट M रेज टू पावर M है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A रेज टू पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B रेज टू पावर B। इसी तरह के सी फॉर कंसंट्रेशन है, P फॉर पार्शियल प्रेशर था, C फॉर कंसंट्रेशन है, दैट इज C फॉर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट L रेज टू पावर L, इसी तरह concentration of component M raised to power M, concentration of component A raised to power A, concentration of component B raised to power B। ये इक्वेशनें दोनों आपके माइंड में, रफ वर्क में, आपके जहन में होंगी तो आपके लिए डेरिवेशन बड़ी आसान हो जाएगी। अगर आप किताब को फॉलो करते हुए चलेंगे तो आप दरमियान में कहीं ना कहीं भूल जाएंगे। ये इक्वेशनें आपने रफ वर्क में लिख लेनी है, माइंड में रखनी है, ठीक है? आपको पता हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। अब बात शुरू कहाँ से करनी है? पेपर में आप जब ये लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट कर रहे होंगे, आप लिखेंगे वी हैव जर्नल रिएक्शन। जर्नल रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट है, एल और एम प्रोडक्ट है। ये आप सबको पता है, ए और बी रिएक्टेंट है, कैपिटल ए और कैपिटल बी रिएक्टेंट के फार्मूले हैं, कैपिटल एल और कैपिटल एम प्रोडक्ट के फार्मूले हैं। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एम, दे आर द कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 या 3 लगाते हैं, तो ये ए बी स्मॉल वाले और एल एम जो स्मॉल वाले हैं, ये कोफिशिएंट ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो देखें, ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, और हमेशा प्रोडक्ट ऊपर और रिएक्टेंट नीचे होते हैं। के सी में भी ऐसा ही होता है, के पी में भी। अब आपने अपने पेपर में लिखते वक्त इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ से बात शुरू की। कोई मुश्किल काम नहीं है, इंतहाई आसान है, और हर साल ये फर्स्ट टर्म के पेपर में आता है। और जो बच्चे बीएससी कर रहे हैं 2 ईयर वाली, उसमें ये फिजिकल केमिस्ट्री के पेपर में हर साल क्वेश्चन तकरीबन आता है। तो अगर आप के पी के सी का रिलेशन समझ लेंगे तो अगले 2 रिलेशन समझना भी आपके लिए आसान होंगे, जिसमें आपने के पी को के एक्स से रिलेट करना होगा और के पी को के एन से रिलेट करना होगा। इसको तवज्जो से समझ लें। जनरल क्वेश्चन लिखी। अब आप यहाँ पर अपने पेपर में लिखते वक्त यहाँ क्या लिखेंगे? इक्वेशन नंबर 1। बेटा, ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखनी है, ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखेंगे तरतीब से। वो आपके माइंड में थी, पेपर में ये नहीं लिखी। आपने ये वाली इक्वेशन यहाँ की बजाय यहाँ लिखनी है, इस जगह पर लिखनी है। इक्वेशन नंबर 1 के पी पार्शियल प्रेशर वाली इक्वेशन लिख लेंगे बेटा। इसमें प्रोडक्ट ऊपर है, रिएक्टेंट नीचे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट जो प्रोडक्ट के हैं ऊपर आ गए, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट वाले कंपोनेंट नीचे आ गए। क्लियर होगी बात? अब हमने पार्शियल प्रेशर की इक्वेशन उठानी है। तो दैट इज फॉर एनी कंपोनेंट आई। अगर मेरे पास एक कंपोनेंट आई है, फर्ज करें जनरल कंपोनेंट है आई, मेरे पास कंपोनेंट आई है, तो उसका पार्शियल प्रेशर जनरल गैस इक्वेशन से हम निकालेंगे। आपको पता है बेटा, जनरल गैस इक्वेशन आप सबको पता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। जनरल गैस इक्वेशन होती है पी वी इक्वल टू एन आर टी। हमने इसी इक्वेशन से, इसी जनरल गैस इक्वेशन से रिलेशनशिप लिया पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो बेटा तवज्जो से देखें, इस n और v को रिलेट करने के लिए मैं v को जो है वो राइट हैंड साइड पे ले आया, तो n डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? v। तो फॉर एनी कंपोनेंट i, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट i होगा, और उसकी जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो ni होंगे। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ i एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ i इज एनी कंपोनेंट i, दैट इज एनी कंपोनेंट i।
अब इसके लिए रिलेशनशिप बन गया पी आई इज इक्वल टू एन आई ओवर वी आर टी। ये कहाँ से आई इक्वेशन भाई? ये जनरल गैस इक्वेशन है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, एफ एस सी में पड़ी हुई है। तो पी वी इक्वल टू एन आर टी में आपने कंपोनेंट आई पर अप्लाई किया, तो पी की जगह पी आई और नंबर ऑफ मोल की जगह एन आई, अकेला एन नहीं लिखना, एन आई। इसको रीअरेंज किया तो ये बन गया पी आई इज इक्वल टू एन आई ओवर वी आर टी। इसी इक्वेशन को आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया, जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई कर दी किस पे? कंपोनेंट आई पे। अब हमारे पास तो कंपोनेंट 4 हैं, कौन कौन से? कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट एल, कंपोनेंट एम। तो मैं अब इस इक्वेशन को, इस फैक्टर को एन आई और डिवाइडेड बाय वी को, हम ये वॉल्यूम को जब नंबर ऑफ मोल्स पर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास टर्म बन जाती है कंसंट्रेशन ऑफ आई। हेयर सी आई इज अ कंसंट्रेशन ऑफ आई। तो बेटा सी आई जो है ये क्या है? दैट इज अ कंसंट्रेशन ऑफ आई। सी आई इज कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट आई। अब कंपोनेंट आई तो नहीं है हमारे पास, आपको पता है हमारे पास कंपोनेंट कौन से हैं? ए, बी, एल एंड एम। तो मैंने ये जो कंसंट्रेशन ऑफ आई है और पार्शियल प्रेशर ऑफ आई है, इसको मैंने अब किस पे अप्लाई करना है? ये इक्वेशन 4 है मेरे पास, इस इक्वेशन 4 को मैंने कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट एल और कंपोनेंट एम पर अप्लाई करना है। तो कंपोनेंट ए के लिए ये इक्वेशन 4 पी आई सी आई आर टी क्या बन जाएगी? पी ए सी ए आर टी। इसलिए इसी तरह कंपोनेंट बी के लिए क्या बन जाएगी? पी आई सी आई की बजाय क्या आ जाएगा? पी बी सी बी आ जाएगा। कंपोनेंट एल के लिए क्या आ जाएगा? पी एल और सी एल आ जाएगा। और कंपोनेंट एम के लिए पी एम और सी एम आ जाएगा। बुक में ये वाली बात डिटेल से नहीं लिखी हुई, मैंने आपको समझा दिया। ये वाली बात बेटा बुक में वजाहत से नहीं लिखी हुई, इसको तवज्जो से सुन लें और आप अगर इसको लिख लेंगे, ऐड कर लेंगे बुक में, तो आपके लिए नेक्स्ट फाइनल टर्म एग्जाम के लिए भी याद रखने में आसानी होगी, दोहराई करने में आसानी होगी। तो बुक वाले ने डायरेक्ट यहाँ से बात उठाकर यहाँ ले आया है बुक वाला, लेकिन आप इसके थ्रू आएंगे। तो इस इक्वेशन को आपने 4 कंपोनेंट के हिसाब से अलग-अलग लिख लिया। समझ आ गई इस बात की? अब हमने ये सारी वैल्यूज पी ए, पी बी, पी एल और पी एम ये किस पे अप्लाई करनी है बेटा? ये हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ऐड करनी है। तो पुट दीज 4 वैल्यूज, पुट दीज 4 वैल्यूज। ये कितनी वैल्यूज है बेटा? 4। इन 4 वैल्यूज को आपने किस में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में। ये 4 वैल्यूज है ए, बी, एल और एम की। तो ये आपके पास ए, बी, एल, एम यहाँ पे पुट कर दी। तो ये इक्वेशन आपके पास, ये वैल्यूज पुट करने के बाद इस शक्ल में आ जाएगी। और ये मैंने 4 वैल्यूज पुट की तो ये इक्वेशन मेरे पास इस शक्ल में आ गई। तो ये हम इधर से इक्वेशन नंबर 4 से इन चारों वैल्यूज की तरफ गए। इन चारों वैल्यूज को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया। ये इक्वेशन नंबर 1, ये चारों वैल्यूज। तो ये चारों वैल्यूज इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद देखें के पी है, पी एल की जगह रेज टू पावर एल है। तो अब पी एल की वैल्यू क्या थी? सी एल आर टी, यहाँ रख दिया सी एल आर टी। देखें पी एल क्या था? सी एल आर टी। तो इस पी एल की जगह ये वाला जो पी एल है इसकी जगह क्या रख दिया? सी एल आर टी। तो सी एल आर टी। इसी तरह पी एम की जगह क्या रख दिया? सी एम आर टी। रेज टू पावर क्या था? एम, इसका रेज टू पावर भी एम आ गया। इस तरह ये क्या था? पी ए रेज टू पावर ए। तो ये पी ए की वैल्यू है सी ए आर टी, सी ए आर टी रेज टू पावर क्या आ गया? ए। इस तरह पी बी की जगह ये पी बी है, ये देखें पी बी है, पी बी की जगह क्या रखा? सी बी आर टी, यहाँ से लिया सी बी आर टी और रेज टू पावर बी है। ख्याल रखना है कि यहाँ देखें रेज टू पावर नहीं है। हमने ये वाली वैल्यूज जब पुट की इसमें तो इनके रेज टू पावर लाजमी आएंगे। तो सी एल आर टी रेज टू पावर एल, क्योंकि यहाँ रखा है पी एल की वैल्यू। सी एम आर टी रेज टू पावर एम, यहाँ से हमने उठाया सी एम आर टी और ये वाला रेज टू पावर 7 आएगा। इसी तरह सी ए आर टी कहाँ से उठाया? ये सी ए आर टी है, किसकी जगह पे रखा? पी ए पे, रेज टू पावर ए आ गया। इसी तरह सी बी के लिए हमने रखा सी बी आर टी रेज टू पावर बी, ये है सी बी आर टी और ये हमने इसको इस जगह रखा। तो पी बी की जगह क्या रखा? सी बी आर टी रेज टू पावर बी बन गया। ये पावरें गलती कराती हैं बेटा, ये पावर यहाँ पे एल है तो यहाँ से ली गई है, इसको गौर करें। ये पावर यहाँ पे एम है, ये पावर यहाँ से ली गई है। ये पावर यहाँ पे ए है, ये पावर यहाँ से ली गई है। ये पावर यहाँ पे बी है, ये पावर यहाँ से ली गई है। और इनकी वैल्यूज हमने कहाँ से ली है? पी ए की वैल्यू ये है, इसमें पुट कर दी, ये इक्वेशन आ गई। पी बी की वैल्यू ये थी, इसमें पुट की, ये इक्वेशन आ गई। पी एल की वैल्यू ये ऊपर हमने लिखी इस इक्वेशन में, इस तरह पी एम की वैल्यू लिखी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। इस मरहले के बाद आप जब इधर आए इसको सिंप्लीफाई किया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको
जो है जो कॉमन है वो साइड पे ले जाएंगे। देखें सी आर टी इधर भी है, सी आर टी इधर भी है, तो सी आर टी इंटू सी आर टी एक ही दफा हम लिख लेंगे। सॉरी, आर टी इधर भी है, आर टी इधर भी है, आर टी कॉमन है। कौन सा फैक्टर कॉमन है? आर टी और आर टी, ये फैक्टर कॉमन है तो हम आर टी अलहदा लिख लेंगे। और जो एक्सपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। आपको पता है जब बेस कॉमन हो, बेस सेम हो, आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मैं कहता हूं कि ए रेज टू पावर 1 इंटू a raised to power 2 that is equal to a raised to power 1 plus 2। ये आपने छठी सातवीं आठवीं लेवल पर जब मैथ आप पढ़ते हैं तो जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा? ऐड हो जाती हैं। अगर ये दो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फैक्टर a इंटू फैक्टर a, तो यहाँ भी आर टी है, यहाँ भी आर टी है, तो ये दोनों आर टी का जो एक्सपोनेंट है एल प्लस एम ऐड हो जाएगा। इसी तरह ये आर टी और ये आर टी कॉमन है, इनका जो एक्सपोनेंट है वो ऐड हो गया a प्लस बी। तो इसी तरह मैंने आपको एग्जांपल दी। अब देखें जरा गौर करें कि जब हमने ये इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये दोनों बेसिस सेम है, और जब इनको हम ये वाला जो एक्सपोनेंट है ऊपर ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा। ये किस फार्मूले से? कि फर्ज करें मेरे पास है a रेज टू पावर x डिवाइडेड बाई a रेज टू पावर y। आपने ये मैट्रिक लेवल पर छोटी क्लास में पढ़ा है कि ये हम लिख सकते हैं a रेज टू पावर x माइनस y, ठीक है ना। जब दो कंपोनेंट डिवाइड हो रहे हैं और दोनों की बेस क्या हो? सेम हो, तो y ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसी तरह ये l प्लस m है, तो ये देखें ये l प्लस m, तो ये आ गया l प्लस m। और नीचे वाले फैक्टर में क्या है? a प्लस बी, तो ये आ गया a प्लस बी। तो ये नीचे वाला फैक्टर ऊपर जाके इसमें से क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये मैंने कहा y ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस फार्मूले के मुताबिक आपने मैथमेटिक्स का ये फार्मूला अप्लाई किया तो ये फैक्टर इधर आ गया। अब जरा गौर करें, L प्लस M, L प्लस M दे आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। गौर से देखें L प्लस M, ये रफ वर्क है, साइड पे आप लिख सकते हैं। L प्लस M क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ये हम किसे कह रहे हैं? L प्लस M को। तो हम L प्लस M की जगह क्या लिख देंगे? NP। और A प्लस B, दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये मैं शॉर्टली लिख रहा हूं, आप अपने पास नोट कर लें अपने नोट्स में। दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, NR, R फॉर रिएक्टेंट, N फॉर नंबर ऑफ मोल। तो देखें मैं L प्लस M की जगह क्या लिख दूंगा? L प्लस M की जगह, L प्लस M की जगह मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और A प्लस B की जगह लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये दोनों जब आपस में जो है हल होंगे तो दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम कहते हैं डेल्टा एन, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। इसलिए हम सिंपली इसको क्या लिख सकते हैं? चेंज इन नंबर ऑफ मोल, डेल्टा एन। ये फाइनल इक्वेशन है, याद रखें ये फाइनल इक्वेशन है। इस पे आप बात खत्म कर सकते हैं अगर ये वाला रिलेशनशिप पूछा जा रहा है तो। Kp और Kc का ये फाइनल रिलेशनशिप है, दैट इज अ फाइनल इक्वेशन फॉर द रिलेशनशिप। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये देखें, ये है अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बराबर हो, जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड वाली इक्वेशन में है, हाइड्रोजन क्लोराइड वाली इक्वेशन में है, बहुत सारी ऐसी इक्वेशन है जिसमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों साइडों पर नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, तो उसमें डेल्टा एन बेटा क्या होगा? जीरो। जब डेल्टा एन जीरो होगा तो जब डेल्टा एन यहाँ जीरो पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर 1 हो जाएगा। जब रेज टू पावर जीरो हो, किसी भी चीज की रेज टू पावर जीरो हो, अगर ए रेज टू पावर जीरो है इसका मतलब है इसका आंसर क्या है? 1 है। तो आर टी रेज टू पावर जीरो हो सकता है, हर वक्त नहीं होगा। ये जनरल रिएक्शन की जनरल इक्वेशन है। लेकिन जब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो तो तब डेल्टा एन जीरो होगा, तब हम कह सकते हैं कि Kp और Kc आपस में इक्वल हैं। लेकिन कब इक्वल हैं? जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर सिमिलर, सेम है, दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स सेम है, तो तब ये जो है Kp और Kc बराबर हो सकता है। ये मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया था, आपसे ये शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है कि Kp Kc कब इक्वल होगा। शॉर्ट नोट के लिए आप लिखेंगे कि भाई हमारे पास ये रिलेशनशिप है, गौर से सुने। शॉर्ट क्वेश्चन है कि when Kp and Kc are equal, क्या ऐसी कोई कंडीशन है जब Kp और Kc इक्वल हो सकता है? तो आप कहेंगे हाँ जी, Kp और Kc का एक्चुअल रिलेशनशिप ये है। लेकिन अगर हमारे पास
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो तो डेल्टा एन जीरो होता है। पावर जीरो होने की वजह से के पी और के सी आपस में क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। तो ये इक्वेशन तब इस साइड पे जाएगी जब ये वाला फैक्टर इस पे अप्लाई किया जाएगा। तो ये अब तवज्जो से इस चीज को देख लें, और इसको मैं दोबारा से ब्रीफ कर देता हूँ कि हमारा ये रिलेशनशिप के पी और के सी का है, ये इसकी फाइनल इक्वेशन है। इसमें याद रखने का तरीका दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि आपको पता हो कि जब हम इन दोनों का रिलेशन पढ़ रहे हैं तो एक्चुअल इक्वेशन के पी की क्या है और के सी की क्या है, ये आपके माइंड में हो, बैक एंड पे हो। जब आपने जो ही जनरल रिलेशनशिप लिखा, जनरल रिएक्शन लिखा, जनरल रिएक्शन के बाद ये इक्वेशन नंबर 1, चूंकि आपको पता है के पी का रिलेशन है तो के पी के लिए यहाँ ये वाली इक्वेशन यहाँ लिखेंगे। इसके बाद आप जनरल गैस इक्वेशन उठाएंगे। जनरल गैस इक्वेशन से पी वी इक्वल टू एन आर टी है, तो पी वी इक्वल टू एन आर टी में हम किस कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, जनरल कंपोनेंट आई है, तो हम पी आई वी एन आई आर टी, पी आई एनी कंपोनेंट आई के लिए एन आई ओवर वी आर टी। अब ये जो एन आई ओवर वी है बेटा, ये जो फैक्टर है ये किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ फैक्टर आई। अब हमारे पास फैक्टर आई तो है नहीं, हमारे पास कौन से फैक्टर है, फैक्टर ए, फैक्टर बी, फैक्टर एल और फैक्टर एम। जो भी कंपोनेंट है वो उन कंपोनेंट को कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट एल, कंपोनेंट एम कह सकते हैं। इन चारों कंपोनेंट्स के ऊपर जब ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो जहां पी आई है वहां क्या आ जाएगा, पी ए, जहां सी आई है वहां क्या आ जाएगा, सी ए। इसी तरह बी, एल और एम है। बुक में ये वाली डिटेल नहीं लिखी हुई, आपने इसको फॉलो करना है। इन चारों वैल्यूज को, पी ए की वैल्यू यहाँ पुट की पी ए की जगह पे, पी बी की वैल्यू यहाँ पुट की पी बी की जगह पे, पी एल की वैल्यू पी एल की जगह पे, पी एम की वैल्यू पी एम की जगह पे, ये इक्वेशन आ गई। पावरें कहाँ से आई, यहाँ पावरें मौजूद थी, मैंने पहले बताया आपको। ठीक है, अब जब इसमें हम हल करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, बेटा आर टी इधर भी है, आर टी इधर भी है। आर टी चूंकि कॉमन है तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं आर टी, और इसकी बेस जो है चूंकि सेम है आर टी, इसके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। जिस तरह मैंने समझाया कि ए के ऊपर अगर फैक्टर हो एक्स और बी के ऊपर फैक्टर बी, सॉरी ए के ऊपर फैक्टर हो वाई, इनको ऐड करके, इनको मल्टीप्लाई करके हम कंपोनेंट के जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर लेते होते हैं कि ए इंटू ए, दोनों की बेस सेम है, तो दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वाई। इस नुक्ता नजर से आर टी इंटू आर टी एल प्लस एम आ गया। इसी नुक्ता नजर से आर टी इंटू आर टी ए प्लस बी आ गया। फिर मैंने दूसरा फैक्टर बताया था कि अगर फर्ज करें, मैथमेटिक्स के फार्मूले हैं, ए एक्स ओवर ए वाई हो तो दैट इज इक्वल टू ए एक्स ए रेज टू पावर एक्स माइनस वाई होता है। उसी नुक्ते नजर से हमने एल प्लस एम माइनस ए प्लस बी लिखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ये ब्लैक कलर की ब्रैकेट्स में। अब एल प्लस एम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ए प्लस बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा एन कहलाता है। फाइनल इक्वेशन ड्राइव होगी। आप हमेशा इक्वेशन को माइंड में रखते हुए सॉल्व करेंगे तो गलती नहीं होगी। तो इसमें बड़ी सिंपल सी बात है, इसको रिलेशनशिप को आपने शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने एंड पे बताया, आपसे पूछा जा सकता है कि के पी और के सी कभी इक्वल हो सकती हैं, तो आप कहेंगे कि जी ये रिलेशनशिप है, के पी इक्वल टू के सी आर टी रेज टू पावर डेल्टा एन। ये फर्स्ट ईयर में आपने एफएससी में भी पढ़ा हुआ है। अब आप यहाँ बताएंगे कि अगर किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, इक्वल हो, देन डेल्टा एन विल बी जीरो। जब डेल्टा एन जीरो होगी तो उस केस में ये के पी और के सी क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं। ये हमारा बड़ा अहम टॉपिक है, बार बार बीएससी के पेपर में भी आ रहा है और बार बार बीएस के फर्स्ट टर्म के एग्जाम में भी आ रहा है। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, और अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, आज का ये पहला टॉपिक था, केमिकल इक्विलिब्रियम में अहम टॉपिक था। तो इसके साथ ही ये आज का लेक्चर खत्म हुआ। इसको अच्छी तरह तैयार करें पेपर के लिए। अल्लाह।